खादी। खादी का विषय विवादास्पद है। बहुतों को ऐसा लगता है कि खादी की हिमायत करके मैं हवा के खिलाफ नाव चलाने की मूर्खता कर रहा हूं, जिससे आखिर में स्वराज्य की नाव को डुबो दूंगा और देश को फिर से अंधेरे जमाने में ले जाऊंगा। इस संक्षिप्त चर्चा में मैं खादी के पक्ष की दलीलें नहीं दूंगा। ये दलीलें मैं दूसरी जगह भरपूर दे चुका हूं। यहां तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हर एक हिंदुस्तानी खादी के काम को आगे बढ़ाने में क्या कर सकता है। खादी का मतलब है देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का आरंभ। लेकिन कोई चीज कैसी है, यह तो उसको बरतने से जाना जा सकता है। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं उसमें कितनी सच्चाई है, यह हर एक स्त्री पुरुष खुद अमल करके जान ले। साथ ही खादी में जो चीजें समाई हुई हैं, उन सब के साथ खादी को अपनाना चाहिए। खादी का एक मतलब यह है कि हमें से हर एक को संपूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी और टिकानी चाहिए, यानी हमें इस बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन की सभी जरूरतों को हिंदुस्तान की बनी चीजों से, और उनमें भी हमारे गांव में रहने वाली आम जनता की मेहनत और अक्ल से बनी चीजों के जरिए पूरा करेंगे। इस बारे में आजकल हमारा जो रवैया है, उसे बिल्कुल बदल डालने की यह बात है। मतलब यह कि आज हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों को चूस कर और बर्बाद करके हिंदुस्तान के और ग्रेट ब्रिटेन के जो 10-5 शहर मालामाल हो रहे हैं, उनके बदले हमारे 7 लाख गांव स्वावलंबी और स्वयंपूर्ण बने और अपनी राजी खुशी से हिंदुस्तान के शहरों और बाहर की दुनिया के लिए इस तरह उपयोगी बने कि दोनों पक्षों को फायदा पहुंचे। इसका यह मतलब होता है कि हमें से बहुतों को अपनी रुचि और वृत्ति में जड़ मूल से परिवर्तन करना होगा। अहिंसा का रास्ता कई बातों में बहुत सुगम है, तो दूसरी कई बातों में बहुत कठिन या अगम भी है। वह हर एक हिंदुस्तानी के जीवन पर गहरा असर डालता है। वह उसके अंदर सोई हुई और आज तक अप्रकट रही हुई शक्तियों का उसे भान कराता है, और इस ज्ञान के कारण कि यह शक्ति और सत्ता उसके पास है, उसे उत्साहित करता है। और हिंदुस्तान के मानव महासागर की अंके बूंदों में से एक मैं भी हूं, इस अनुभव से वह गर्वित होता है। जमानों से जिस रोगी मनोवृत्ति को हम भूल से अहिंसा कहते और मानते आए हैं, वह यह अहिंसा नहीं है। मनुष्य जाति ने आज तक जिन अनेक शक्तियों का परिचय पाया है, यह अहिंसा उन सबसे अधिक प्रबल शक्ति है, और उसी पर मनुष्य जाति के अस्तित्व का आधार है। साथ ही यह अहिंसा वह शक्ति है जिसको मैंने कांग्रेस के और उसके जरिए सारी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। मेरे विचार में खादी हिंदुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है। और इसलिए जवाहरलाल के काव्यमय शब्दों में कहूं तो वह हिंदुस्तान की आजादी की पोषक है। फिर खादीवृत्ति का अर्थ है जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेंद्रीकरण। इसलिए अब तक जो सिद्धांत बना है, वह यह है कि हर एक गांव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिए और शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए। अलबत्ता बड़े बड़े उद्योग धंधों को तो एक जगह केंद्रित करके राष्ट्र के अधीन रखना होगा, लेकिन समूचा देश मिलकर गांवों में जिन बड़े बड़े आर्थिक उद्योगों को चलाएगा, उनके सामने ये कोई चीज न रहेंगे। यहां तक मैंने बताया कि खादी में कौन कौन सी बातें समाई हुई हैं। अब मुझे यह बताना चाहिए कि कांग्रेस वाले खादी के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। खादी के उत्पादन में ये काम शामिल है कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़झटक कर साफ करना और ओटना, रुई पींजना, पूनी बनाना, सूत काटना, सूत को मांड लगाना, सूत रंगना, उसका ताना भरना और बाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। इनमें से रंगसाजी को छोड़कर बाकी के सारे काम खादी के सिलसिले में जरूरी और महत्व के हैं, और उन्हें किए बिना काम नहीं चल सकता। इनमें से हर एक काम गांवों में अच्छी तरह हो सकता है, और सच तो यह है कि अखिल भारत चरखा संघ समूचे हिंदुस्तान के जिन कई गांवों में काम कर रहा है, वहां ये सारे काम आज हो रहे हैं। संघ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार इन कामों के कुछ दिलचस्प आंकड़े इस प्रकार है। सन 1940 में 13,451 से भी अधिक गांवों में फैले हुए 146 देहातियों को कताई, पिंजाई, बुनाई वगैरह मिलाकर कुल 34,85,609 रुपये बतौर मजदूरी के मिले थे। इनमें 19,645 हरिजन और 57,378 मुसलमान थे, और काटने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। अगर कांग्रेस वाले सच्चे दिल से और लगन से खादी के कार्यक्रम पर अमल करें, तो जितना काम हो उसका यह बहुत से बहुत सवा हिस्सा होगा। जब से गांवों में चलने वाले अनेक उद्योगों में से इस मुख्य उद्योग का और इसके आसपास लगी हुई दस्तकारियों का बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से और बेरहमी के साथ नाश किया गया है, तब से हमारे गांवों की बुद्धि और तेज नष्ट हो गया है। वे सब निस्तेज और निष्प्राण बन गए हैं, और उनकी हालत उनके अपने भूखों मरने वाले मरियल ढोरों की सी हो गई है।
खादी के काम के लिए कांग्रेस की ओर से जो पुकार हुई है, अगर कांग्रेस वाले उसके प्रति वफादार रहना चाहते हैं तो खादी कार्य को योजना में वे किस तरह क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अखिल भारत चरखा संघ की ओर से समय समय पर निकलने वाली सूचनाओं पर उन्हें भली भांति अमल करना चाहिए। यहाँ तो मैं इस संबंध के कुछ खास नियम ही देता हूँ। जिन परिवारों के पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा हो, उन्हें कम से कम अपनी जरूरत जितनी कपास उगा लेनी चाहिए। कपास उगाने का काम वैसे बहुत आसान है। किसी जमाने में बिहार के किसानों पर कानूनन यह फर्ज लादा गया था कि वे अपनी उपजाऊ जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करें। यह फर्ज विदेशी नीलों के स्वार्थ के लिए किसानों पर लादा गया था। तो हम अपने राष्ट्र के हित के लिए अपनी जमीन के कुछ हिस्से में खुद सोच समझकर अपनी खुशी से कपास क्यों न बोएं। यहाँ पाठकों के ध्यान में यह बात आ जाएगी कि खादी कार्य के अलग अलग अंगों में विकेंद्रीकरण का तत्व बिल्कुल जड़ से शुरू होता है। आज कपास की बुवाई और खेती एक ही जगह में बड़े पैमाने पर की जाती है और उसे हिंदुस्तान के दूर दूर के हिस्सों में भेजना पड़ता है। लड़ाई से पहले यह सारी कपास ज्यादातर इंग्लैंड और जापान को भेजी जाती थी। पहले कपास की खेती कपास बेचकर नकद रुपया कमाने के ख्याल से की जाती थी और आज भी वही होता है। यही वजह है कि कपास या रुई के बाजार की तेजीमंदी का असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। खादी कार्य की योजना में कपास की खेती इस सट्टे से और जुए के दाव की सी हालत से उबर जाती है। इस योजना के अनुसार किसान पहले अपनी जरूरत की चीजों की खेती करता है। हमारे किसानों को अभी यह सीखना है कि अपनी जरूरत की चीजों की खेती करना किसान का सबसे पहला फर्ज है। अगर किसान इस चीज को सीख लें और इसके मुताबिक अपना काम करने लगें तो बाजार की मंदी से उनके बर्बाद होने की नौबत न आए। अगर काटने वाले के पास अपनी निज की कपास न हो तो उसे अपनी जरूरत के लायक कपास ओटने के लिए खरीद लेनी चाहिए। ओटने का काम हाथचरखी की मदद के बिना भी बहुत आसानी से हो सकता है। हर आदमी के लिए एक पटिया और लोहे की एक छोटी सलाख अपनी कपास ओटने के लिए काफी है। जहां यह काम न हो सके वहां काटने वाले को हाथ से ओटी हुई रुई खरीद कर उसे धुनक लेना चाहिए। अपने काम के लायक पिंजाई छोटी धनुष पिंजन पर बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी हो जाती है। अनुभव यह है कि मजदूरी की मेहनत जितनी ज्यादा बन जाती है, यानी काम जितने ज्यादा हाथों से होता है, उसके लिए जरूरी औजार और हथियार भी उतने ही सस्ते और सादे होते हैं। धुनी हुई रुई की पूनियां बना लेने पर कताई शुरू हो सकती है। काटने के लिए मैं धनुषत्कुए की सिफारिश खास तौर पर करता हूं। मैंने अक्सर उसका इस्तेमाल किया है। उस पर कताई की मेरी गति करीब करीब चरखे के बराबर ही है। इसके सिवा चरखे पर मेरा सूत जैसा निकलता है, उसके मुकाबले धनुषत्कुए पर ज्यादा महीन, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समान कत्ता है। हो सकता है कि यह सब काटने वालों का यह अनुभव न हो। मैं चरखे के बदले धनुषत्कुए के इस्तेमाल पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि उसे बना लेना ज्यादा आसान है, वह चरखे के मुकाबले सस्ता पड़ता है और चरखे की तरह बार बार उसकी मरम्मत नहीं करनी पड़ती। जब काटने वाले को मोटी और पतली दोनों माल बनाना नहीं आता और उनके उतरने या फिसलने पर उन्हें ठीक से चढ़ाना लगाना नहीं आता, या चरखे के ठीक ठीक काम न देने पर उसे दुरुस्त कर लेना नहीं आता, तो अक्सर वह बेकार पड़ा रहता है। और आज तो ऐसा मालूम होता है कि लाखों लोगों को एक साथ काटना शुरू करना पड़ेगा। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो चूंकि धनुषत्कुआ आसानी से बन सकता है और उसको चलाना भी आसान है, इसलिए वही एक ऐसा साधन है जो ऐसे समय झट काम दे सकता है। खुद तकली के मुकाबले भी धनुषत्कुए को बनाना आसान है और उसे पाने का सबसे सहेल, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका यह है कि हम खुद उसे बना लें। साथ ही एक यह बात भी याद रखने जैसी है कि हमें हर एक को सादे औजार बनाना और बरतना सीख लेना चाहिए। अब ख्याल कीजिए कि कताई तक के अलग अलग कामों में हमारा सारा देश एक साथ जुट जाए तो हमारे लोगों में कितनी एकता पैदा हो जाए और उन्हें कितनी तालीम मिले। साथ ही यह भी सोचिए कि जब अमीर और गरीब सब एक ही तरह का काम करेंगे तो उससे पैदा होने वाली प्रीति के बंधनों से बंधकर और आपस के भेदभावों को भूलकर वे किसी हद तक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस तरह कटे हुए सूत के 3 उपयोग हो सकते हैं। 1. गरीबों के लिए उसे चरखासंग को भेंट कर देना। दूसरा, अपने उपयोग के लिए बुनवा लेना। या तीसरा, उसके बदले में जितनी मिले उतनी खादी खरीद लेना। जाहिर है कि सूत जितना महीन और बढ़िया होगा, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए अगर कांग्रेस वाले सच्चे दिल से इसमें जुट जाए तो वे कताई के और दूसरे औजारों में नए नए सुधार करते रहेंगे और बहुत सी नई नई बातों का पता लगाएंगे। हमारे देश में बुद्धि और श्रम के बीच बिल्कुल अलगाव सा हो गया है। नतीजा यह हुआ है कि हमारा जीवन बंद पोखरे के पानी जैसा बन गया है। अब तक मैंने जो कहा है उसके अनुसार इन दोनों का, यानी बुद्धि और श्रम का, अटूट गठबंधन हो जाए
तो उसके परिणाम की कीमत का अंदाजा लगाना सहज नहीं। मैं नहीं समझता कि सेवा के हेतु से काटने की इस राष्ट्रव्यापी योजना को सफल बनाने के लिए साधारण स्त्री अथवा पुरुष को रोज 1 घंटे से ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ेगी।